वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का कंटिन्यूड वीडियो। तो हमने बहुत सारी बातें इस चैप्टर में की, कैसे मतलब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमने इतिहास में थोड़ा सा पहले घुसे, जब ट्रेड होता था किस तरीके से होता था। ऐसा नहीं कि नहीं होता था तब भी ट्रेड, लेकिन एक लिमिटेड स्पेस में था। फिर किस तरीके से 19th सेंचुरी में आके अचानक से चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है ना, डेवलपमेंट होने लगे, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का रोल प्ले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो ये सारी बातें हम लोग अच्छे से डिस्कस करते आए। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे और हम क्या करते जाएंगे, ग्लोबल वर्ल्ड को बनाते जाएंगे, है ना। तो अभी हमको इस पर्टिकुलर वीडियो में हमको क्या बात करनी है कि लेट 19th सेंचुरी में कॉलोनाइजेशन कैसे होने लगा या कॉलोनियलिज्म कैसे आने लगा। तो देखो ऐसा है कि जब भी ट्रेड बढ़ेगा या जब भी लेना देना बढ़ेगा या जब भी चीज़ें स्प्रेड होने लगेगी, तो ऐसा होगा कि हर इंसान के अंदर एक दौड़ लगने लगेगी या हर कंट्री के अंदर ये दौड़ लगने लगेगी कि हम आगे रहें, हम आगे बढ़े, हमसे बेहतर कोई ना हो, है ना। समझ में आ रही है बात। तो जब ये रेस लगने लगेगी ना, तो हमेशा हर इंसान या हर कंट्री ये चाहेगी कि वो दूसरे आगे बढ़ने वाले को दबाए, है ना, उसको ना आगे बढ़ने दे। मतलब खुद तो आगे बढ़ रहे हो नहीं भी बढ़ रहे हो तो दूसरे की टांग खींचो और उसको पीछे रहने दो। जब वो पीछे रहेगा तो आप अपने आप से आगे ही रहोगे। ऐसे लोगों की सोच भी होती है और ऐसा कंट्रीज में भी ऐसा उस समय पे ज्यादा चला करता था, है ना। जब हमने यूरोप की स्टार्टिंग के चैप्टर में बात की तो हमने क्या देखा था कि यूरोप काफी पुअर नेशन था, है ना। खाने पीने के लाले पड़े हुए थे उन लोगों को, पहनने ओढ़ने के लाले पड़े हुए थे, मीट नहीं मिल रहा, पोटैटो मिल रहा, तो इतने डिपेंडेंट हो गए कि खाए जा रहे हैं, खत्म हो गया, डिसीज लग गई तो मर ही गए, है ना। तो ऐसी चीजें वहां पे चल रही थी। लेकिन फिर यूरोप इतना इमर्ज होके कैसे आया कि एकदम बढ़िया सा देश हो गया। तो उसने यही किया, दूसरे के ऊपर कॉन्कर करना, उनको परेशान करना, वहां से कुछ हथियार लेना, यहाँ से कुछ हथियार लेना, और फिर ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपने देश को स्ट्रांग बनाया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी वो यही वाली चीज करने वाले हैं। जैसे जैसे यूरोप स्ट्रांग बनते गया, जैसे जैसे यूरोप के पास में पावर आते गया, तो वो दूसरों को पीछे धकेलना उसने शुरू कर दिया, है ना। इसी को कॉलोनियलिज्म कहते हैं। जैसे कि हम लोग भी तो कॉलोनी बने थे, किसकी, ब्रिटेन की कॉलोनी बने थे। कैसे बने थे कि वो तो हमारे यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, सामान लेने आए थे, उन्होंने देखा भोले भाले लोग हैं तो कर लो कब्जा, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने सभी दूर जो है वो अपने कहीं कब्जे जो है वो शुरू कर दिए थे। और ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ यूरोप की बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे नेशन इस तरीके से इमर्ज होके आ रहे थे कि वो कमजोर देशों को, हल्के फुल्के देशों को, भोले देशों को कब्जे में करना उन्होंने शुरू कर दिया था, ताकि वहाँ के रिसोर्सेज ले लें, वहाँ का सामान ले लें, उनको अडॉप्ट कर ले। मतलब अडॉप्ट मतलब ऐसे कोई लाड़ प्यार से नहीं रखेंगे उनको, मतलब जितना वहाँ से फायदा हो सके वो फायदा निकाले, वहाँ के लोगों को लेबर बना ले, है ना। ऐसी उनकी थिंकिंग हो गई थी। एक्सपांशन ऑफ ट्रेड, क्लोजर रिलेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड। जब ट्रेड बढ़ते जाएगा, इकोनॉमी बढ़ते जाएगी, तो जाहिर सी बात है फ्रीडम और लाइवलीहुड में तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्योंकि ये जो मैं कह रही हूँ कि दूसरे को पीछे धकेलना, दूसरे को कॉन्कर करना, दूसरे देश को आगे नहीं बढ़ने देना है, दूसरे देश पे कंट्रोल जमाना, मतलब यही होगा कि वहाँ के लोगों को उनका फ्रीडम कम हो जाएगा, उनको काम इन लोगों के हिसाब से करना पड़ेगा, उनको चीज़ें इन लोगों के हिसाब से बनानी पड़ेगी, है ना। सारा कुछ जो कंट्रोलर है उसके हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। तो जितना ट्रेड बढ़ते गया, जितनी इकोनॉमी क्रिएट होते गई, वैसे ही लोगों की लाइवलीहुड और फ्रीडम में भी कटौती होते चली गई। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट प्रोड्यूस पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल, इकोलॉजिकल चेंजेस थ्रू विच कॉलोनाइज्ड सोसाइटी वर ब्रॉट इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी, है ना। तो बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी थी, जैसे कि अमेरिका था, है ना, इधर अफ्रीका देख लो, है ना, उधर इंडिया है, तो इंडिया तो मस्त कोई आ रहा है जा रहा है, सब कुछ वहां पे चले ही जा रहा है। तो ये वाली सोसाइटीज भी वर्ल्ड इकोनॉमी में कैसे आई, ऐसे ही आई कि जब यूरोप ने अमेरिका को कॉन्कर कर लिया, इधर अभी अफ्रीका को भी इंडोपेस के थ्रू कैप्चर करेंगे ये लोग, है ना। तो ये लोग फिर मिलते गए, इकोनॉमी के अंदर मिलते गए, इसी तरीके से कॉलोनाइज सोसाइटी भी मिलते गई। जैसे कि अगर हम ये वाला मैप देखें तो ये वाला मैप किसका है, अफ्रीका का मैप है ना। अफ्रीका के मैप के अंदर आप ये जो बॉर्डर देखोगे, ये बॉर्डर एकदम सीधी जा रही है, यहाँ से सीधी जा रही है, यहाँ से सीधी जा रही है। तो क्या मैप में ऐसी सीधी सीधी बॉर्डर होती है? ये यहाँ से एकदम सीधी लाइन खींची हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने स्केल से खींची हुई है। तो ये वाकई में उस समय का यही किस्सा था कि जो यूरोपियन नेशंस हैं, जो बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स है, वो बर्लिन
बर्लिन में मिली, है ना, जब उनको पता चला कि अफ्रीका भी एक देश है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिनरल रिसोर्सेज वगैरह हैं, एकदम बढ़िया है ना। तो ये लोग बर्लिन में इन्होंने अपनी मीटिंग की कि तू कौन सा हिस्सा ले रहा है, तू कौन सा हिस्सा ले रहा है, तो नहीं मैं ये वाला हिस्सा लूँगा, ये ऐसा मतलब उन्होंने अफ्रीका को अपने हिसाब से ही डिवाइड कर लिया। समझ में आई बात? लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका, बॉर्डर्स रनिंग स्ट्रेट। इन 1885 बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन टू कंप्लीट कार्विंग ऑफ अफ्रीका। मतलब जहां पर भी कोई उनका एक लीडर नहीं था, जिन कंट्री में ऐसा नहीं था कि ये कोई एक पर्टिकुलर इंसान इसको चला रहा हो या कोई एक पर्टिकुलर इंसान ये कर रहा है, वहाँ ये क्या कर रहे थे, वहाँ इनको लालच दिख रहा है तो वहाँ पे कैप्चरिंग शुरू कर दे रहे थे। ब्रिटेन और फ्रांस भी एक काफ़ी बड़ा अच्छा एक उभर के आने लगा था। साथ ही साथ में दे मेड वास्ट एडिशंस टू द ओवरसीज टेरिटरीज। ओवरसीज उनकी खुद की जो ओवरसीज टेरिटरीज थी उनके साथ साथ में उन्होंने इनको भी जोड़ लिया, है ना। तो उनकी ओवरसीज टेरिटरी मतलब उनके लैंड के अलावा भी टेरिटरी उनके हिस्से में बढ़ गई थी। बेल्जियम और जर्मनी, यूएसए ऑल्सो बिकेम कॉलोनियल पावर, बिग कॉलोनियल पावर, मतलब कि ये वाली कंट्रीज भी दूसरी कंट्रीज के ऊपर कैप्चर करना इन्होंने शुरू कर दिया था। इन लेट 1890s टेकिंग ओवर कॉलोनीज दैट वर हेल्ड बाय स्पेन। तो यूएस जो है वो किस तरीके से कॉलोनियल पावर बनी? स्पेन ने जो कॉलोनीज को अपने अंडर कर रखा था उसको यूएसए ने अपने अंडर कर लिया, है ना। तो इस तरीके से वो भी बड़ी कॉलोनी इमर्ज होके आई। तो ऐसा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा था। जैसे आप यहाँ पे मैप में देखोगे ना तो ब्रिटिश का कुछ है, कुछ हिस्सा फ्रांस का है, कुछ हिस्सा स्पेनिश का है, कुछ पोर्टुगीज का है, कुछ इटालियन का है, जबकि कंट्री अफ्रीका है ना। उसके अंदर इन्होंने अपने अपने हिसाब से डिवीजन कर लिए हैं कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। अब जब इनके हिस्से ये हो जाएंगे तो इनके अंदर रहने वाले जो लोग हैं, इनके अंदर रहने वाले जो रिसोर्सेज हैं, उनको भी इन पावर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसा ये बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। और ये क्या बोलेंगे? ये वही चीज बोलेंगे जिसमें इनका फायदा है। ये नहीं देखेंगे कि ये बेचारे परेशान होंगे, ऐसा नहीं देखेंगे। जिसमें इनका फायदा है वो वाली चीज ये करवाएंगे। अभी किस हद तक गिर जाते हैं अपने हिसाब से काम करवाने के लिए, यही हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि है रिंडर पेस्ट वाला। कैसे एक कैटल प्लैग को इन्होंने फैलाया और अफ्रीका को पूरी तरीके से अपने चंगुल में किया, उसको हम समझेंगे। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि रिंडर पेस्ट वाला टॉपिक ऐसा है ना कि एकदम आता है तो हमको ऐसा लगता है कि क्यों किया इन्होंने, है ना। तो इसलिए किया क्योंकि ट्रेड बढ़ते जा रहा था, इकोनॉमी वर्ल्ड की एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रही थी ना। तो बस यही चल रहा था कि हम आगे रहें, ये पीछे हो जाए, हम आगे बढ़ के रहें। तो जब वो आगे बढ़ के रहेंगे तो दूसरे को जितना ज़्यादा कैप्चर करके चलेंगे तो उनकी पावर आगे आगे बढ़ते जाएगी। इस तरीके से उस समय पे काम हो रहा था। आई होप इतना आपको क्लियर है। वेबसाइट पे सारी वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 वीडियो देख के पैसा नहीं देना है, आराम से आप सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। 1 शॉट रिविजन भी इस चैप्टर का ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक नहीं है, मेरे को पूरा इकट्ठा देखना है, तो वो चैप्टर भी आपको 3 आवर्स के अराउंड का चैप्टर आपको बना हुआ है। आप एक साथ पूरा आपको वीडियो जो है वो टॉपिक भी लिंक्ड रहेंगे, है ना। तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।